नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्लास 7 का भूगोल का लास्ट चैप्टर हमारा बचा है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में आप जानते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है? ऐसे जो भी पेड़ पौधे जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जितने भी खूंखार जानवर जैसे शेर है, चीता है, हाथी है, जो भी जानवर इसे लेकर के छोटे छोटे सांप है, जो भी जानवर है जो भी वनों में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? वन्य जीव बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में और वन्य जीवों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी बात प्राकृतिक वनस्पति से। जैसे जैसे हम प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वन पढ़ेंगे तो अलग अलग वन हम पढ़ेंगे और उन वनों में कौन कौन से वन्य जीव रहते हैं वो भी हम उनके साथ साथ पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से प्राकृतिक वनस्पति स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए पूरे विश्व की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको अगर हम ले लें तो पूरी प्राकृतिक वनस्पति को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली वनस्पति है, देखिए वनस्पति जो है प्राकृतिक वनस्पति, उसको हम 4 तरीके से बांटते हैं। पहला तो हो गया वन। वन वो जहाँ पर पेड़ों के साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो सघन होते हैं। अब पेड़ कहाँ पर होगा? जहाँ पर खूब सारी बारिश होगी और खूब सारी धूप होगी। वहाँ पर धूप क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पौधे अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? पौधे अपना खाना प्रकाश से बनाते हैं, यानी धूप बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जहाँ पर अच्छी धूप होगी और जहाँ पर अच्छी बारिश होगी वहाँ पर बड़े और सघन वन पाए जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? हम वन कहेंगे। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे हैं घास स्थल। पहला हो गया वन, जहां पर खूब वर्षा और खूब धूप होगी वहां पर वन होंगे। जहां पर वर्षा थोड़ी कम होगी, इसके बजाय थोड़ी कम मतलब ठीक ठाक जहां पर वर्षा होगी, जहां पर धूप भी ठीक ठाक होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? घास स्थल बोलेंगे। वहां पर पेड़ों के साइज जो है वो छोटे हो जाएंगे, यानी घास पाई जाएगी। चलिए, 2 चीजें हमें क्लियर हो गई कि बड़े लंबे घने सघन वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर धूप और वर्षा ज़्यादा होती है। जहाँ पर धूप और वर्षा कम होती है वहाँ पर, यानी ठीक ठाक होती है, वहाँ पर घासें पाई जाएंगी। चलिए, सवाना घास का मैदान है तो इस तरह के जो मैदान है वहाँ पर घास पाई जाती है। इनका घास का साइज जो है काफ़ी लंबी लंबी घासें ये होती हैं क्योंकि वहाँ पर ठीक ठाक वर्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा आती है वो है गुलम। तीसरा जो प्रकार है वो है गुलम। अब गुलम जो होती है कांटेदार झाड़ियाँ होती है, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं जो कि शुष्क इलाकों में पाई जाती है, जैसे रेगिस्तान में पाई जाती है। रेगिस्तान में जो खेजड़ी पाई जाती है वो भी क्या है? गुलम है या कांटेदार झाड़ियाँ हैं। तो तीसरा प्रकार हो गया कौन सा? जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती वहाँ पर गुलम पाई जाती हैं। गुलम की एक खास बात होती है कि गुलम की जो पत्तियां होती है वो कांटेदार होती है। इन कांटेदार होने के पीछे भी एक रीजन है कि जब पत्ती इस साइज की होगी, इस तरह की होगी, तो यहाँ पर पत्ती के बीच में आपको पता है रोम छिद्र होते हैं और ये रोम छिद्रों से जो पानी है, जो जड़ों से ये पानी लेकर के आता है, वो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन अगर हम शुष्क प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर तो पौधे को पानी मिलता ही बहुत कम है और ऐसे में अगर ऐसी पत्ती हुई तो उसे पानी उड़ जाएगा। तो इसके लिए इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कंटीली होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ से इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोम छिद्र नहीं होते, थोड़े रोम छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो उड़ नहीं पाता है। तो इसका मतलब ये प्रकृति का एक नियम है। जैसे जैसे देखिए, जैसे परिस्थितियाँ होगी प्रकृति में, जो वनस्पति है वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेगी। तो गुलम जो है वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। 3 चीज़ें हमें पता चल गई। चौथी चीज़ है कि ऐसे इलाके जो बर्फ़ से ढके रहते हैं, ऐसे इलाके जो बहुत ठंडे होते हैं, जैसे ध्रुवों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उनको बोला जाता है टुंड्रा। तो इन 4 वनस्पतियों के बारे में हमने पढ़ना है। गुलम और टुंड्रा के बारे में कुछ खास नहीं। गुलम के बारे में बस इतना है कि ये बहुत शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, इनकी कंटीली पत्तियां होती हैं, कांटों के रूप में इनकी पत्तियां होती हैं। और टुंड्रा के बारे में बस इतना ही कि ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में होती है। और वन की अगर बात करें तो वन बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में होगी और घास स्थल की बात करें तो ये ठीक ठीक क्षेत्र में होगी। अब दोस्तों, हम पृथ्वी पर इन चारों का वितरण देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जब सूर्य यहाँ है, सूर्य के सामने पृथ्वी है,
तो सूर्य जो है ज़्यादातर आपको पता है कि ये जो रेखा है, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, विषुवत रेखा, इसके सामने ज़्यादातर समय सूर्य रहता है। अब ज़्यादातर समय सूर्य इसके सामने रहेगा, इसका मतलब सूर्य का तापमान ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर सूर्य का तापमान ज़्यादा, तो यहाँ पर जो पानी है वो सूर्य ऊपर रहेगा तो पानी उड़ेगा ज़्यादा, पानी ज़्यादा उड़ेगा तो बादल ज़्यादा बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तापमान भी ठीक है, यानी तापमान भी ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा है। तो ये जो क्षेत्र होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आपने पढ़ा भी है पिछली क्लासेस में, 6ठी क्लास में या 7th क्लास में, या फिर आगे जैसे जैसे चलेंगे तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि ये जो क्षेत्र होता है कौन सा, ये रेखा है कर्क रेखा और ये रेखा होती है मकर रेखा। तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। ये आप 6th क्लास में पढ़ करके आए हैं, उष्णकटिबंध। क्यों कहते हैं उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक मात्रा में पड़ती हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने रहता है सूर्य। ज़्यादा मात्रा में पड़ती है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है तो वर्षा भी ज़्यादा होती है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो अब वन कहाँ पर ज़्यादा होंगे, जहाँ पर तापमान ज़्यादा और वर्षा ज़्यादा है तो यहाँ पर वन पाए जाएंगे। अब इसके थोड़ा सा आगे चलें तो उसके बाद कौन सा कटिबंध पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। उसके अगर आगे चलें तो यहाँ पे भी कौन सा कटिबंध पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। ये आपको पता है 66.5 डिग्री और यहाँ पे भी 66.5 डिग्री तक जो है शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। अब इससे थोड़ा सा दूर चलें तो वहाँ पर थोड़ी सी ठंड होगी, थोड़ी सी शीतलता होगी, तो जिसके वजह से बारिश भी ठीक ठाक होगी। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पर क्या चीज़ पाई जाएगी, घास स्थल पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गई कि वन कहाँ पर पाए जाएंगे, यहाँ पर। जैसे जैसे हम शीतोष्ण कटिबंध की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि जहाँ पर वर्षा ठीक ठाक होती है, यहाँ पर वर्षा ठीक ठाक होगी तो यहाँ पर घास स्थल पाए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर वन भी पाए जाएंगे, लेकिन उन वनों का जो आकार होगा वो छोटा होगा। ये चीज़ क्लियर है कि वन तो यहाँ पर पाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वन खत्म ही हो जाएंगे, वन तो पाए जाएंगे, लेकिन वनों का जो आकार है, वन में जो पेड़ है उनका आकार जो है वो कम हो जाएगा। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम बहुत दूर चले जाएं, ध्रुवों पर चले जाएं, तो ध्रुवों पर तो बर्फ होती है तो वहाँ पर कौन सी वनस्पति होगी, वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति होगी। गुल्म की बात करें तो जो शुष्क इलाके हैं जैसे रेगिस्तान और तमाम जितने भी रेगिस्तान है हमारी पृथ्वी पर, तो वहाँ पर कौन सी जो झाड़ियाँ पाई जाएंगी, गुल्म झाड़ियाँ पाई जाएगी। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि ये लगभग कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो चलिए फिर हम इनको एक एक स्टडी करते हैं, वन को लेकर के पहले सारे प्रकार के वन पढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात कि वन क्या होते हैं, तो उपयुक्त तापमान व परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन व खुले वन विकसित होते हैं। तो वन क्या होते हैं हमें पता चल गया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका समूह होता है। और बड़े बड़े सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर तापमान उपयुक्त होता है और साथ में वर्षा जो है वो परिपूर्ण होती है। दोस्तों अगर बात की जाए तो वन जो है वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल इनके नाम हम देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय हमने 2 लिए, सदाबहार और पर्णपाती। वैसे ही शीतोष्ण वाले भी हमने 2 लिए, सदाबहार और पर्णपाती। अब अगर पहले तो हम उष्णकटिबंधीय की बात करें तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर सूर्य का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दोनों वन तो इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। उसके बाद शीतोष्ण की जब बात की जाए तो शीतोष्ण जो है ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे हमने पहले पढ़ ही लिया है कि यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो शीतोष्ण वन होंगे। इसी तरह से जो भूमध्य सागर है, दोस्तों भूमध्य सागर कहाँ पर है ये हम देखेंगे बाकायदा मैप में कि भूमध्य सागर कहाँ पर है। तो भूमध्य सागर के तट
के जो क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, वन पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम भूमध्य सागरीय वन बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो शंकुधारी वन जो है कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं? तो जो शीतोष्ण इलाके हैं, मतलब यहाँ पर इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको शंकुधारी वन बोलते हैं, क्योंकि ये टैगा मतलब शंकु के आकार के होते हैं। तो इस तरह से मतलब कुछ इस तरह के आकार के वन होते हैं, आपने देखा भी होगा, इस तरह के इनके पेड़ होते हैं, शंकुधारी वन इनको कहते हैं। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब दोस्तों हम इनको एक एक लेकर के स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय देखें तो उष्णकटिबंधीय भी दो दिखाए हैं हमने, शीतोष्ण भी दो है। कौन से? सदाबहार और पर्णपाती। सदाबहार वन वो होते हैं जो मौसम के मतलब मौसम के बदलने पर अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते और सदा हरे भरे रहते हैं, उनको हम सदाबहार वन कहते हैं। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी इलाका है वहाँ पर जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो एक मौसम में तो खूब सारी बारिश होगी और एक मौसम ऐसा भी आएगा जहां पर खूब सारी गर्मी होगी, कभी बारिश होगी और कभी बारिश नहीं भी होगी। तो जब ये मौसम बदलता है तो ये वन क्या करते हैं कि जब शुष्क मौसम आता है तो ये वन अपने पत्ते झाड़ देते हैं। अब जो उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। जो उष्णकटिबंध में अपने पत्ते गिराते हैं वो उष्णकटिबंध पर्णपाती वन है। इसी तरह से शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये तो हमें समझ आ गया कि ये चार टाइप जो है कैसे कैसे हैं। अब इनके बारे में और हम डीप पढ़ते हैं कि इन वनों में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, नीम के पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, कौन कौन से जीव जंतु, जैसे कोबरा देखा जाए तो कोबरा कहाँ पर स्पेशल किस प्रकार के वनों में रहता है। तो ये सारी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के वनों को लेकर के उनकी तुलना करते हुए स्टडी करते हैं। तो पहला जो हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन ये बस चेंज इतना है कि यहाँ पर पत्तियां नहीं झड़ती, वहां पर पत्तियां झड़ती हैं। चलिए उष्णकटिबंधीय वन के बारे में थ्योरी लिखे हैं तो इनमें वर्षावन भी कहते हैं क्योंकि वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। ये भूमध्य रेखा के निकट होते हैं और उष्णकटिबंध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए ये क्षेत्र गर्म व खूब वर्षा वाले होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, हमें अच्छे से पता है। इन पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, ये भी हमें अच्छे से पता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, काष्ठ का मतलब लकड़ी, दृढ़ का मतलब कठोर। अब जहाँ पर काफी वर्षा है और वृक्ष लंबे लंबे हैं और बहुत सघन है अगर वन, तो वहां पर जो लकड़ी होगी उन वृक्षों की वो क्या होगी? दृढ़ लकड़ी होगी। ये चीज क्लियर है। तो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो दो चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज तो आपको याद रह जाएगी, आपको याद बस ये चीज रखनी है कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं रोजवुड, आबनूस और महोगनी, तीन कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। इसी के अलावा इन वनों में एनाकोंडा जैसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं। एनाकोंडा जो है सांप की एक प्रजाति है और ये एनाकोंडा यहाँ पर क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर काफी घने वृक्ष है। घने वृक्ष का मतलब है तो धूप आ नहीं पाती, कोई मानव भी वहां पर नहीं जा पाता क्योंकि बहुत ही सघन वन है। वहां पर अगर कोई गुम हो जाए तो वो गुम ही हो जाता है। चलिए इसके चलते जो है यहाँ पर एनाकोंडा जैसे जीव आराम से रह सकते हैं, जिसकी वजह से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एनाकोंडा पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि एनाकोंडा कहाँ पाए जाते हैं तो आपका क्या आंसर होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इसके बारे में खास बात क्या है कि इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन वनों में मौसमी परिवर्तन होता है। जब शुष्क मौसम आता है तो जल संरक्षित रखने के लिए पौधे शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। इन वनों में दृढ़ काष्ठ, देखिए दृढ़ काष्ठ तो होगी क्योंकि जो वन है ये भी सघन है और वन देखा जाए तो ये भी सघन है, पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में दृढ़ काष्ठ वाले वृक्षों में साल, सागवान, नीम व शीशम, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर साल, सागवान, नीम, शीशम
पाए जा रहे हैं और यहाँ पर रोजवुड, आबनूस और महोगनी पाए जा रहे हैं। चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा इन वनों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर, जैसे जो वनों में रहते हैं आमतौर पर वही रहते हैं, बाघ, शेर, हाथी, बंदर आदि पाए जाते हैं। स्पेशल थिंग क्या है कि इसमें गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। जो लंगूर होते हैं गोल्डन कलर के, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अब हम चेंज करते हैं, ये हमें 2 वन पता चल गए। नेक्स्ट हम देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बाकी के जो 4 प्रकार हैं हमारे वनों की, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, मतलब जो शीतोष्ण एरियाज में पाए जाते हैं बट वो सदाबहार होते हैं। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर बात की जाए तो वन दोनों इलाकों में पाए जाते हैं। वन उष्णकटिबंध में भी पाए जाते हैं, शीतोष्ण में भी पाए जाते हैं। इसी तरह से घास स्थल जो आगे हम पढ़ेंगे वो भी उष्णकटिबंध में पाए जाएंगे, वो भी शीतोष्ण में पाए जाएंगे। शीतोष्ण में जाए तो वर्षा कम होती है तो उनका साइज कम हो जाता है। तो घास अगर जो उष्णकटिबंध में होगी उसका घास का आकार बड़ा होगा, शीतोष्ण में होगी तो उसका घास का आकार छोटा होगा। इसी तरीके से जो वन होंगे वो उष्ण में कटिबंध में होंगे तो उनका वो घने होंगे, बहुत दृढ़ होंगे, और शीतोष्ण में आएंगे तो फिर उनका जो आकार है वो कम होता जाएगा। इसी तरह से जो भूमध्य रेखा है हमारी, जो विषुवत रेखा हमने बीच में ली थी, उसके पास के जो वन होंगे वो क्या होंगे? सदाबहार वन होंगे। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पर्णपाती वन आते जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर शीतोष्ण की भी बात करें, शीतोष्ण में भी जो ये वन जो होंगे ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में होंगे, और जो उच्च अक्षांश मतलब दूर, सिंपल सी बात है कि ये हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के बाद ये जो मान लीजिए शीतोष्ण क्षेत्र है, इस तरह से हमने बनाया था कि ये हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये हमारी क्या है? शीतोष्ण क्षेत्र है। शीतोष्ण क्षेत्र में जो ये होंगे यानी मध्य अक्षांश जो होंगे, बीच नीचे के जो अक्षांश होंगे, क्योंकि ये कुल जो अक्षांश है ऊपर वाले उनमें तो बीच में है, तो जो मध्य अक्षांश होंगे वहां पर तो कौन से वन होंगे? सदाबहार। अगर हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाए ऊपर, तो इससे जितना दूर जाएंगे वहां पर वर्षा कम होगी, तो जितना दूर जाएंगे वैसे वैसे शीतोष्ण पर्णपाती वन आते जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात कि ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ये इनकी खास बात है कि ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे की तरफ पाए जाते हैं, जितने भी महाद्वीप हैं। चलिए, यहाँ बांझ, बौंज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ व मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बौंज, चीड़ और यूकेलिप्टस। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानवर हैं, वो जो वन्य जीव है वो सामान्य रूप से जो पाए जाते हैं वही यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए हमें स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें शीतोष्ण पर्णपाती वन की, हमारा चौथा प्रकार का वन है। ये उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। इनमें अगर पेड़ों की बात करें तो पेड़ जो है बौंज, ऐश और बीच आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर स्पेशल टाइप के 2 पक्षी पाए जाते हैं। ये ख्याल रखना है आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2 पक्षी है फिजेंट और मोनाल। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कौन से पक्षी? फिजेंट और मोनाल। ये दोनों बहुत ही खास पक्षी है, फिजेंट और मोनाल। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं, हमारा 5वां प्रकार जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये मुख्यतः एशिया, यूरोप और अफ्रीका के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब दोस्तों, भूमध्य सागर किस तरह से है? अगर अपने वर्ल्ड मैप देखें तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा एशिया है, एशिया के बाद थोड़ा सा एक बार बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारा भारत देश जो है यहाँ पर है। भारत विश्व का मैप हम थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा रफली देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बन नहीं सकता है। विश्व का मैप अगर देखें तो यहाँ पर भारत है, भारत का ये वाला इलाका एशिया है। एशिया के जब इधर चलते हैं तो ये तो क्या है? एशिया। ऊपर का जो इलाका है वो है यूरोप, और ये जो महाद्वीप है ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और दोस्तों यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच का ये जो सागर है, इस सागर का नाम है भूमध्य सागर।
यहाँ पर जो एक देश भी पाया जाता है साइप्रस, ठीक है। तो भूमध्य सागर जो है वो किस किस के बीच में पड़ता है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में, मतलब उसके साथ साथ के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से महाद्वीप है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो वही बात की ये मुख्यतः एशिया, यूरोप व अफ्रीका के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी इन महाद्वीपों के भूमध्य सागर के समीप जो भी क्षेत्र हैं ये इन क्षेत्रों में पाई जाने वाले वनों को हम क्या कहेंगे, भूमध्य सागरीय वनस्पति। और मैप में भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक मैप है जहां पर भूमध्य सागर दिखाया गया है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में। तो चलिए ये भूमध्य सागर आपने देख लिया। अब चलते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पतियों की तरफ। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म तथा वर्षा वाली शीत ऋतु पाई जाती है। अगर गर्म यानी गर्मी होती है तो वहां पर शुष्क ऋतु होगी, मतलब गर्मी होगी तो गर्मी में बारिश नहीं होगी, और अगर शीत ऋतु है तो वहां पर वर्षा होती है। इसका क्या कारण है, ये जब हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो मानसून यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मानसून का मतलब है हवाएं, तो हवाएं जो है यहाँ से बादल बनेंगे लेकिन बादल और कहीं चले जाएंगे, यहाँ पर बरसेंगे नहीं। तो ये इसका एक कारण है कि गर्मी में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है लेकिन सर्दी में यहाँ पर वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून व अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां की यहाँ पर खेती की जाती है, कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, तो कौन कौन सी नींबू वंश के फल यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। अब ध्यान से देखना, पैदा किए जाते हैं, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि पाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं मतलब कृषि की जाती है। और दोस्तों अगर यहाँ पर कृषि की जाती है तो क्या यहाँ पर वन्य जीव पाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं, खेतों में वन्य जीव नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कृषि की जाती है इसलिए वन्य जीव नहीं पाए जाते हैं। ये चीज हमें क्लियर होगी, भूमध्य सागरीय वनस्पति। नेक्स्ट हम जो हमारा छठा प्रकार है शंकुधारी वन, इनकी तरफ चलते हैं। उत्तरी गोलार्धों के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री। अब देखिए भूमध्य सागर से भूमध्य रेखा जो है हमारी बीच वाली, इससे ऊपर चले गए। सिर्फ उच्च अक्षांशों की बात की है, किसकी, उत्तरी गोलार्ध की, मतलब इस रेखा से ऊपर की बात की है। दक्षिण में हमें नहीं जाना, दक्षिण में नहीं पाए जाते शंकुधारी वन। कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर की तरफ जाने पर। उत्तर की तरफ कौन से अक्षांशों के आसपास, 50 से 70 डिग्री के बीच में जो अक्षांश है वहां पर भव्य शंकुधारी वन पाई जाती है। सिंपल सी बात। चलिए ये जो भव्य शंकुधारी वन है इन्हें टैगा भी कहा जाता है, टैगा। चलिए ठीक है, ये वन अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले होते हैं और सदाबहार वन होते हैं। अब जब नरम काष्ठ इनकी होगी तो इनकी जो लकड़ी है इनका उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, लुगदी बनाने में कर सकते हैं, माचिस बनाने में, या पैकिंग के जो बक्से होते हैं जिसमें आमतौर पर आपके फल जो होते हैं वो पैक किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी जो पैकिंग होती है वो बक्से में होती है, तो वो बक्सा जो होता है लकड़ी का होता है, और वो लकड़ियाँ कौन सी होती है, शंकुधारी वनों की लकड़ियाँ होती है। चलिए रजत लोमड़ी, मिंक व ध्रुवीय भालू आदि जीव हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों वनों के बारे में हमने टाइप जितने भी थे वनों के वो पढ़ लिए हैं, उनकी खास खास बातें, कौन कौन से पेड़ पौधे खास खास पाए जाते हैं, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसके अलावा कौन से वन्य जीव उन वनों में पाए जाते हैं, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं घास स्थलों की। तो दोस्तों मेनली अगर हम देखें तो घास स्थल 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब घास स्थलों की बात करते हैं हम। तो घास स्थल का मतलब क्या होता है कि काफ़ी लंबी लंबी घास होती है और उनके बीच में हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ, हिरण जैसे जंगली जानवर रहते हैं। मतलब इतनी लंबी लंबी घास होती है तो उनको हम बोलते हैं घास स्थल। अब दोस्तों घास स्थल 2 प्रकार के हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। अब उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होगा उसकी एक खास बात होगी क्या, कि यहाँ की जो घास होगी वो लंबी लंबी होगी, और जो शीतोष्णकटिबंधीय स्थल है वहाँ की घास जो है वो क्या होगी, छोटी होगी। अब देखिए दोस्तों अगर कोई चीज़ छोटी है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई गुण तो होगा। तो ये जो घास होती है वो छोटी ज़रूर होती है लेकिन सबसे ज़्यादा पौष्टिक यही घास होती है। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी हम जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची होती है, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक ये बढ़ सकती है। 3 से 4 मीटर, सोचिए कितनी बड़ी होती है, कितनी ऊंचाई तक होती है।
उदाहरण है अफ्रीका का सवाना घास स्थल, बहुत ही एग्जाम्पल फेमस है ये कि अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो किस प्रकार की घास है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सवाना घास स्थल कहाँ पर है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर है। चलिए और आगे भी हमारा जो है एग्जाम्पल हम देखेंगे, वहाँ भी आएगा कि सवाना जो है वो कहाँ का है, पूर्वी अफ्रीका का है। चलिए इसमें हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल कि यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इस घास में ये जानवर पाए जाते हैं। इसके बजाय अगर हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये शीतोष्ण एरियाज में पाए जाते हैं, ये ठीक है। महाद्वीपों के अगर बीच की बात करें तो वहाँ पर जल की काफ़ी मतलब जल ठीक ठाक मिलता है, इसलिए वहाँ पर भी यही घास स्थल पाए जाते हैं। ये घास आमतौर पर छोटी व पौष्टिक होती है, छोटी तो होती है लेकिन पौष्टिक होती है। इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसें, बाइसन और एंटीलोप जैसे जानवर पाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल कि बाइसन, एंटीलोप और जंगली भैंस जैसे जानवर कहाँ पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपका ये तो क्वेश्चन ठीक है, इसके अलावा कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिलान कीजिए कि यहाँ पर आपको घास स्थल के नाम दिए गए हैं, तो इन घास स्थलों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो आपको नाम दे सकता है और जगह दे सकता है और आपको वो मिलान कर रहे होंगे। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए, जैसे मान लीजिए कि स्टेपी दे दिया, आपसे पूछ लिया कि स्टेपी बताइए कि वो शीतोष्ण घास मैदान है या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो घास के मैदान है वो कौन से प्रकार के हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो घास का मैदान है ये कौन कौन सी जगह पर पाया जा रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और जीके की तैयारी भी आप अगर करते हैं रीट वगैरह के एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें रहती है, तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन करके चलते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए अगर हम बात करें सवाना, तो सवाना जो है अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें सवाना कहा जाता है। सवाना घास के मैदान कहाँ पे हैं, अफ्रीका में है। एक बार बोल करके देखिए मेरे साथ कि सवाना के मैदान कहाँ पर हैं, तो कहाँ पर हैं, अफ्रीका में है। चलिए दूसरे की बात करें कंपोस, तो कंपोस कहाँ पर है, ब्राज़ील में। कंपोस सी से स्टार्ट होता है, सी से पहले क्या आता है, बी, तो कंपोस कहाँ पर है, ब्राज़ील में। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें लानोस, तो लानोस कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। और ये तीनों के तीनों कौन से घास के मैदान है, तीनों के तीनों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये हमने चीज़ देख ली। उसके बाद हम इन पांचों की बात करते हैं, तो इन पांचों में भी जो फेमस है वो तो है तीन ही, प्रेरी, स्टेपी, डॉन, और इसके अलावा पेम्पोस और वेल्ड भी कभी कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर पेम्पोस की बात करें तो पेम्पास तो है हमारे अर्जेंटीना में पड़ता है। चलिए प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। इसके अलावा वेल्ड जो है वो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम किस महाद्वीप के हिस्से हैं, एशिया के। अब एशिया के हिस्से हैं तो एशिया में जो घास के मैदान है वो तो हमें याद ही होनी चाहिए। तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं। कौन सा एशिया, मध्य एशिया। उसके बाद डॉन की अगर बात करें तो जो घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, उनको डॉन बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले डॉन होते हैं। चलिए ये सिंपल सी बात हमें समझ आ गई। सो फ्रेंड्स घास स्थल आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा टुंड्रा प्रदेश अगर से आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों पर होते हैं। ध्रुवीय भालू जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, टुंड्रा वनों में ही पाए जाते हैं, या टुंड्रा जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हीं में पाई जाते हैं। गुल्लम की अगर बात करें तो जो कंटीली झाड़ियाँ होती है जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं, मरुस्थल में पाई जाते हैं, उन्हें गुल्लम कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति व वन्यजीव ये कंप्लीट हो गया। इसमें इतना पढ़ लिया तो हमारे लिए सफिशियंट है। इसी के दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। चलिए अब हमारा जो भूगोल का ये लास्ट ही चैप्टर था दोस्तों, तो भूगोल तो हो गई है कंप्लीट। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।